दिल्ली को दहला देने वाली वारदात यानी निक्की मर्डर केस, कत्ल से लेकर उसके शव को ठिकाने लगाने और साहिल के दोबारा शादी रचाने की पूरी कहानी 12 घंटों के भीतर ही सिमटी हुई है। निक्की को क्या पता था कि साहिल 9 फरवरी की दोपहर को धूमधाम से किसी दूसरी लड़की से सगाई करेगा और अगले ही दिन यानी 10 फरवरी को उसकी हत्या कर देगा। इस रिपोर्ट में हम आपको निक्की के आखिरी उन 12 घंटों में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ ये सब कुछ बताएंगे। साहिल गहलोत ने निक्की का कत्ल रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया था। दिन था 10 फरवरी और उस वक्त सुबह के 9 बजे थे जब साहिल गहलोत ने दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में 23 वर्षीय निक्की की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने निक्की के मृत शरीर को सीट बेल्ट से बांध दिया था। उसी दिन रात के 9 बजे साहिल ने दूसरी लड़की से शादी की और फिर बारात से लौटकर यानी अगली सुबह ठीक 9 बजे वो फिर से ढाबे पर जा पहुंचा जहां उसने निक्की की लाश फ्रिज में छुपा रखी थी। दरअसल ये पूरी कहानी साहिल गहलोत के उसी बयान पर आधारित है जो कि उसने पुलिस को बताई है। ये कहानी है इस वारदात के आखिरी चंद घंटों की। आपको बता दें कि निक्की यादव और उसका कातिल साहिल गहलोत अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर ले लिया है और अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। गहलोत अपनी करतूत अपनी ही जुबानी बताता जा रहा है और पुलिस उसे दर्ज करती जा रही है। आइए आपको निक्की के उन आखिरी 12 घंटों की वारदात की पूरी कहानी बताते हैं। 9 फरवरी उस दिन दोपहर को नजफगढ़ के करीब साहिल गहलोत की सगाई थी। सगाई में दोनों परिवार के तमाम नजदीकी लोग शामिल थे। सगाई के कुछ घंटे बाद ही साहिल और उसकी होने वाली दुल्हन की तस्वीर दिल्ली के बिंदापुर में रहने वाली निक्की यादव को उसकी एक दोस्त व्हाट्सएप पर भेजती है। ये दोस्त निक्की और साहिल के रिश्तों के बारे में जानती थी और दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। साहिल की सगाई की तस्वीर देखते ही निक्की भड़क उठी। वो साहिल को फोन मिलाती है मगर साहिल तब सगाई और मेहमानों के बीच फंसा हुआ रहता है। आधी रात जब निक्की के घर साहिल पहुंचा तो निक्की उस वक्त घर पर परेशान थी। घर पर उसकी छोटी बहन भी साथ में थी। निक्की 2 बैग में अपने कपड़े रखती है और साहिल का इंतजार करना शुरू कर देती है। इस घटना में जो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई हैं वो उसी दिन और उसी मौके की है। सगाई की रस्म पूरी करने और शादी से पहले की बाकी रस्मों को निभाने के बाद साहिल रात करीब 1 बजे अपनी कार में घर से निकलता है। कार में वो अकेला सीधे बिंदापुर में मौजूद निक्की के घर पहुंचता है। निक्की अपने दोनों बैग कार में रखकर साहिल के साथ वहां से निकल जाती है। निकलने से पहले निक्की ने अपनी छोटी बहन से साहिल को मिलाया और ये कहकर गई कि वो ट्रिप पर बाहर जा रही है। वहां से निकलते ही कार में निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। निक्की साहिल को समझाती है कि वो शादी तोड़ दे और दोनों शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। साहिल की शादी उसी दिन यानी 10 फरवरी की रात को थी। दोनों झगड़ा करते करते देर रात निजामुद्दीन पहुंच जाते हैं। दोनों में अब भी बात नहीं बनी। निक्की बार बार साहिल से ये कहती रही थी कि वो उससे शादी करे। बीच बीच में उसने साहिल को धमकी भी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देगी। इतना ही नहीं, उसने खुदकुशी करने की भी धमकी दी। लड़ाई अब भी जारी थी। निजामुद्दीन से अब कार आनंद विहार पहुंच चुकी थी। रात अब धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। निक्की की धमकी के बाद साहिल भी अब उसकी बात मानता नजर आ रहा था। वो इस बात पर तैयार हो गया था कि दोनों दिल्ली से हिमाचल चले जाएंगे और वहीं शादी कर लेंगे। आनंद विहार बस डिपो से पता चला कि उस वक्त वहां से हिमाचल के लिए कोई बस नहीं है। उन्हें बताया गया कि हिमाचल के लिए आईएसबीटी से बस मिल जाएगी। इसके बाद अब कार आनंद विहार से आईएसबीटी का रुख करती है। इरादा ये था कि कार को आईएसबीटी की पार्किंग में पार्क करके दोनों बस से हिमाचल चले जाएंगे। दोनों अभी कश्मीरी गेट के करीब ही पहुंचे हुए थे कि तभी साहिल के मोबाइल पर उसके घर वालों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। साहिल अपनी शादी वाले दिन घर से गायब था। उसके घर वालों को निक्की और उसके रिश्ते के बारे में पहले से जानकारी थी। आखिरकार साहिल ने अपने पिता का फोन उठा लिया। उधर से पिता ने उसे बुरी तरीके से डांट लगाई और फौरन घर आने को कहा। शादी की रस्में सुबह से ही शुरू होनी थी और उसके लिए साहिल का वहां होना जरूरी था। पिता की बात सुनकर अचानक साहिल ने हिमाचल जाने का इरादा बदल दिया। उसने निक्की से साफ साफ कह दिया कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता।
इस पर निक्की फिर से भड़क गई। उसने ये तक कह दिया कि दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन साहिल तैयार नहीं हुआ। निक्की ने फिर से उसे पुलिस की धमकी दी। अब साहिल गुस्से में आ चुका था। दोनों के बीच तेज झगड़ा हो रहा था। उसी दौरान साहिल के मोबाइल पर लगातार घर वालों के फोन कॉल्स भी आ रहे थे और इसी गुस्से में अचानक साहिल ने मोबाइल चार्जर की तार यानी कि डेटा केबल निकालकर निक्की के गले में डाल दिया और उसे खींचने लगा। ये सब कुछ अचानक और बहुत तेजी से हुआ। कुछ ही पल में दम घुटने की वजह से निक्की ने दम तोड़ दिया। जब साहिल को एहसास हुआ कि निक्की मर चुकी है, तब वो घबरा उठा। जिस वक्त उसने कार के अंदर निक्की का कत्ल किया, तब सुबह के करीब 9 बज रहे थे। थोड़ा संभलने के बाद साहिल ने मृत निक्की को सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगा दी, ताकि ऐसा दिखाई दे कि वो आराम से सीट पर बैठी हुई है। अब साहिल उसी हालत में कार को लेकर नजफगढ़ के मित्राओं गांव पहुंचा। करीब 12 घंटे बाद उसकी बारात निकलनी थी। उसके घर वाले अब भी उसे लगातार कॉल कर रहे थे। घर से कुछ देर पहले ही उसका एक ढाबा था, खाओ पियो ढाबा, मगर उसकी शादी के चलते 3 दिनों से वो ढाबा बंद था। ढाबे पर काम करने वाले सारे कर्मचारी शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। साहिल ढाबे के कंपाउंड में पहुंचा और अपनी कार वहीं पार्क कर दी। इसके बाद उसने कार की सीट से निक्की की लाश हटाकर कार की डिग्गी में रख दी और फिर वो कार को लॉक करके घर चला गया। घर पहुंचने के बाद साहिल कपड़े बदलता है और फिर शादी से पहले की तमाम रस्मों में हिस्सा लेता है। बारात निकलने का वक्त करीब आ गया था। साहिल की बारात मित्राओं गांव से मंडोथी गांव जानी थी। बारात धूमधाम से निकली और रात करीब 9 बजे अपनी मंजिल पर जा पहुंची। तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी शादी में शामिल थे। शादी हो जाने के बाद रात करीब 1 बजे साहिल की बारात नई नवेली दुल्हन को लेकर मित्राओं गांव वापस पहुंची। तड़के सुबह 3:30 बजे जब सब सो गए तो वो चुपचाप अपनी कार में बैठकर घर से 700 मीटर की दूरी पर मौजूद उसी ढाबे पर पहुंचा जहां दूसरी कार में उसने निक्की की लाश छुपा रखी थी। रात के अंधेरे में उसने वहां खड़ी अपनी कार की डिग्गी से निक्की की लाश निकाली और उसे ढाबे के अंदर एक कमरे में ले गया। कमरे में नीले रंग का एक फ्रिज रखा था। साहिल ने उस फ्रिज की सारी ट्रे बाहर निकाली और उसमें निक्की की लाश ठूस दी। इसके बाद उसने फ्रिज का दरवाजा वाला हिस्सा दीवार की तरफ घुमा दिया ताकि दरवाजा खुल भी न जाए और लाश बाहर न निकले। निक्की के दोनों बैग को भी फ्रिज के पास ही रख देता है, मगर उसका फोन वो अपने पास रखता है। फोन रखने से पहले वो फोन से खुद के सारे चैट और कॉल डिटेल्स डिलीट कर देता है। इसके बाद वो चुपचाप घर वापस लौट आता है। अगले 2 दिनों तक यानी 11 और 12 फरवरी को साहिल 2 बार फिर से ढाबे पर जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि फ्रिज में लाश अपनी जगह रखी हुई है या नहीं। उसका इरादा ये था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो लाश को फ्रिज से निकालकर उस बड़े से बैग में ठूस देगा जो कि निक्की घर से लेकर आई थी। फिर बैग ले जाकर किसी नदी में फेंक जाएगा। मगर इत्तेफाक से लाश ठिकाने लगाने का मौका उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि घर में तमाम लोग शादी के माहौल में बिजी थे और तमाम मेहमान हर वक्त साहिल को घेरे हुए थे। इससे पहले कि साहिल ढाबे से लाश को निकाल पाता, खुद उसका राज खुल गया और इस तरह से लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वो पकड़ा गया। अब यहाँ तक की कहानी तो खुद साहिल ने पुलिस को सुनाई है, लेकिन साहिल के राज के खुलने की कहानी कैसे सामने आई, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू दिल्ली पुलिस का है और दूसरा खुद निक्की के पिता का। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के पहलू को बताते हैं। 13 फरवरी रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर से फोन आया। वो मुखबिर साहिल और निक्की के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो रही है और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की दिखाई नहीं दी। पुलिस का ये मुखबिर एक भरोसेमंद मुखबिर था, लिहाजा क्राइम ब्रांच के मुलाजिम ने ये खबर फौरन अपने अफसरों को दी। इसी के बाद पुलिस की टीम साहिल के घर पहुंची, मगर साहिल घर पर नहीं था। 14 फरवरी कुछ देर बाद उसकी लोकेशन पता चली तो 14 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने साहिल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। उसी के बाद वो पुलिस को लेकर ढाबे पर पहुंचा। पुलिस ने साहिल की मौजूदगी में भी ढाबे के अंदर मौजूद नीले रंग के 165 लीटर के फ्रिज का दरवाजा खोला और निक्की यादव की लाश उनके सामने थी। और अब निक्की के पिता सुनील दत्त के मुताबिक जो कहानी सामने आई है वो कहानी पुलिस की कहानी से हटकर है
और सुनील दत्त के मुताबिक निक्की हर रोज कम से कम एक बार अपनी मां से फोन पर जरूर बात करती थी। ये उसका रूटीन था। आखिरी बार निक्की 3 हफ्ते पहले घर आई थी। उसके बाद से वो अपनी छोटी बहन के साथ बिंदापुर में रह रही थी। लेकिन जब 9 और 10 फरवरी को निक्की का फोन नहीं आया तो उन्हें अजीब लगा। उन्होंने अपनी छोटी बेटी यानी निक्की की बहन को, उसी के साथ जो रह रही थी, उससे पूछा कि निक्की कहाँ है। तब निक्की की बहन ने कहा कि वो यहाँ भी नहीं है। घर वालों ने निक्की की दोस्तों से पूछताछ की पर निक्की का कहीं भी कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। तब भी निक्की की छोटी बहन ने बताया कि वो आखिरी बार 9 और 10 फरवरी की रात अपने दोस्त साहिल के साथ घर से निकली थी। इसके बाद निक्की की छोटी बहन ने किसी तरह साहिल का नंबर लेकर अपने पिता को दे दिया। जब निक्की के पिता ने साहिल को फोन करना शुरू किया तो लगातार वो उन्हें घुमाता रहा। कभी कहता कि वो देहरादून में है तो कभी ऋषिकेश में। 2 दिन बाद तो उसने फोन उठाया ही नहीं। तब निक्की के पिता ने साहिल के पिता को फोन किया। निक्की के पिता के मुताबिक 14 फरवरी की सुबह साहिल के पिता ने ही उन्हें पहली बार कहा कि साहिल ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है और पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। साहिल के पिता ने ही तब पहली बार निक्की के पिता को कहा कि उन्हें लगता है कि निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। साहिल के पिता की ये बात सुनकर निक्की के पिता अभी कुछ समझ पाते तभी थाने से एक पुलिस वाले का उनके पास फोन आता है। उन्हें थाने बुलाया जाता है। थाने पहुंचते ही पहली बार उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है। यानी कत्ल की खबर पुलिस से पहले साहिल के पिता ने उन्हें दे दी थी। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर साहिल के पिता ने ये खबर निक्की के पिता को पहले दी तो क्या उनका वो बयान भी सच है जिसमें उन्होंने कहा था कि साहिल ने सरेंडर कर दिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।